नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ आपको मिलेंगे रेलवे और आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, सही आंसर्स और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स। हम बात कर रहे हैं 3 से 14 अगस्त 2026 की। अगर हम इसके पहले 15 सवालों को ध्यान से देखें तो ये आज के भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। एकदम सही कहा। और हाँ, शुरुआत में ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आज हम इन नीतियों और राजनीतिक बदलावों का विश्लेषण बिना किसी विचारधारा या राजनीतिक चश्मे के करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद किसी का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हाँ, हम सिर्फ ठंडे और कड़े तथ्यों पर बात करेंगे। हमारा लक्ष्य बस ये समझना है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं और इनके पीछे का क्यों और कैसे क्या है। ये बहुत जरूरी दृष्टिकोण है क्योंकि अक्सर हम तथ्यों को बस रट लेते हैं कि कौन जीता या कौन हारा। बिल्कुल। लेकिन एक सच्चे विश्लेषक या सीखने वाले के नजरिए से देखें तो असली कहानी इन घटनाओं के पैटर्न में छिपी होती है। एक परीक्षा का प्रश्न पत्र दरअसल उस समय के समाज का सबसे प्रामाणिक आईना होता है, क्योंकि उसमें वही पूछा जाता है जो देश की दिशा तय कर रहा हो, है ना? एकदम सही। तो चलिए सीधे इस पेपर के भाग एक में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ठीक है। इस पेपर का जो पहला सवाल है वो 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बारे में है, सी जोसेफ विजय, जिन्हें पूरे देश में थलपति विजय के नाम से जाना जाता है। हाँ, सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि उनकी पार्टी अमा तमिल का वेतृकी करगम यानी टीवीके का गठन फरवरी 2024 में हुआ था। जी। लेकिन रुकिए, ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही। फरवरी 2024 में पार्टी बनती है और मई 2026 में वो सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब महज 2 साल में भारत जैसे इतने जटिल राजनीतिक ढांचे में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना ये कैसे संभव है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम पारंपरिक राजनीति को देखें तो एक पार्टी को अपना कार्डर बनाने और राज्य स्तर तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं। हाँ, कई पीढ़ियां लग जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन थलपति विजय के मामले में यहाँ सिनेमैटिक करिश्मा और वैक्यूम पॉलिटिक्स का एक गजब का मिश्रण काम कर रहा है। तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में ये दिखाता है कि भारत में अगर आपके पास एक बड़ा मंच और लोगों से सीधा जुड़ाव है तो सफलता का समय बहुत छोटा हो सकता है। अरे वाह। और ये हैरानी सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। अगर हम सवाल नंबर 2 और 3 की तरफ बढ़ें तो देश के पूर्वी हिस्से में भी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। बिल्कुल, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। प्रश्न 2 के अनुसार 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाँ। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। मतलब ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री पद है। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें बंगाल के पिछले कुछ दशकों के इतिहास को देखना होगा। जहां पहले वामपंथ का दबदबा था। हाँ, बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहां वामपंथ ने दशकों तक राज किया और फिर तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत लंबा वैचारिक और सत्तात्मक प्रभुत्व कायम किया। तो ऐसे में वहां बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का शपथ लेना ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का जमीनी सबूत है। शुभेंदु अधिकारी का ये पद संभालना बताता है कि राज्य की डेमोग्राफी और वहां के मतदाताओं की प्राथमिकताएं पूरी तरह से एक नई दिशा में मुड़ चुकी हैं। सच में ये एक युग के बदलने जैसा है। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल की कड़ी में प्रश्न 3 हमें बिहार ले जाता है। बिहार की राजनीति तो हमेशा से दिलचस्प रही है। बिल्कुल। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24वें मुख्यमंत्री। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये बताता है कि वहां की राजनीति कितनी अस्थिर और गठबंधन पर आधारित रही है। सही कहा। सम्राट चौधरी का सत्ता में आना सामाजिक समीकरणों को साधने की एक बहुत ही सदी हुई रणनीति का हिस्सा है। तो मतलब अगर हम राज्यों की पूरी तस्वीर देखें तो 2026 आते आते भारत के राज्य स्तर के नेतृत्व में एक तरह का जनरेशनल शिफ्ट आ चुका है। हाँ, पीढ़ियों का एक साफ बदलाव नजर आ रहा है। अब अगर हम राज्यों से निकलकर दिल्ली यानी केंद्र की तरफ रुख करें तो प्रश्न 4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की बात करता है। उपराष्ट्रपति पद की? हाँ, सितंबर 2025 में सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। स्रोत में एक खास बात यह है कि उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। देखिए, इस नियुक्ति में एक बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक पैटर्न छिपा है। वो कैसे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और भारत में आप अक्सर देखेंगे कि राज्यपाल के पद को एक तरह के ट्रेनिंग ग्राउंड या प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब राज्यपाल रहते हुए वे राज्य और केंद्र के बीच के टकरावों को समझ लेते हैं। बिल्कुल, एक राज्यपाल राज्य की जटिलताओं को बहुत करीब से समझता है। जब वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है तो वो अपने साथ उस पूरे अनुभव को उच्च सदन में लेकर आता है। ये तो बहुत ही रणनीतिक कदम है। हाँ, बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ उनकी जीत सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है बल्कि ये उस रणनीति को पुख्ता करती है जिसमें अनुभव को शीर्ष पदों पर बैठाया जाता है। तो ये तो हो गई राजनीतिक मोहरों की बात। अब हम थोड़ा नीतियों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 में एक ऐसी नीति का जिक्र है जिस पर सालों से बहस चल रही है। आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। यूसीसी। मई 2026 में असम यूसीसी लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। हम बार-बार न्यूज़ में इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप सरल भाषा में समझा सकती हैं कि जमीन पर एक आम नागरिक के लिए इसका असल मतलब क्या है? मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ। हमारे देश में कानून मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हैं, आपराधिक कानून और नागरिक कानून। यानी क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। जी। अगर कोई चोरी करता है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सजा एक ही है। लेकिन जब बात शादी, तलाक, गोद लेने या संपत्ति के बंटवारे की आती है तो वहां नियम अलग हो जाते हैं। हाँ, भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग पर्सनल लॉ रहे हैं। यूसीसी का सीधा सा मतलब है कि राज्य के हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, विवाह और उत्तराधिकार के नियम एक समान होंगे। अच्छा, तो ये एक रूपता लाने का प्रयास है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि असम तीसरा राज्य है जबकि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला और गुजरात दूसरा राज्य था। जी। लेकिन अच्छा, एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि गोवा में ये 1867 के पुर्तगाली शासनकाल से ही लागू है। यही इस तथ्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गोवा को आजादी के बाद से ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड विरासत में मिला और उन्होंने उसे बरकरार रखा। बिल्कुल। लेकिन अब जो हो रहा है उत्तराखंड, गुजरात और अब असम में, वो एक सचेत राजनीतिक प्रक्रिया है। ये राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए जा रहे हैं जो दर्शाता है कि अब ये नीति महज बहस नहीं रही, ये जमीनी हकीकत बन रही है। लेकिन इन सब नीतियों को राज्यों के विकास को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बिना पैसे के तो प्रशासन चल ही नहीं सकता। यहीं पर पेपर का प्रश्न 6 आता है जो 16वें वित्त आयोग के गठन की बात करता है। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष हैं और ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सचिव। जी। तो ये वित्त आयोग नाम की संस्था एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए क्यों मायने रखती है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए। जब हम इनकम टैक्स भरते हैं या कुछ खरीदते हुए जीएसटी चुकाते हैं तो वो सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, सीधा दिल्ली। लेकिन आपके शहर की सड़क बननी है या सरकारी अस्पताल में दवाइयां आनी है तो वो पैसा राज्य सरकार को खर्च करना होता है। तो पैसा राज्य के पास कैसे आता है? वित्त आयोग वो संस्था है जो ये फॉर्मूला तय करती है कि केंद्र के खजाने में से कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा।
मान लीजिए केंद्र के पास 100 रुपए आए, अच्छा, तो वित्त आयोग तय करेगा कि इसमें से 41 या 42 रुपए राज्यों को दिए जाएं, और फिर वो पैसा अलग अलग राज्यों में किस आधार पर बटेगा। तो डॉक्टर पनगड़िया अब भारत के अगले 5 सालों का ये वित्तीय रोड मैप तैयार कर रहे हैं। भी बदल रहे हैं और खेल के नियम भी। लेकिन अब अगर हम प्रश्न 7 से 11 के खंड की ओर बढ़ें तो ये हमें बताता है कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। और वैश्विक रिपोर्ट कार्ड अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। सच कहूं तो ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लगा। प्रश्न 7 के आंकड़े से शुरू करते हैं। CCPI 2026। हाँ, नवीनतम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। भारत इस इंडेक्स में अपने 10वें स्थान से लुढ़क कर 13 स्थान नीचे आ गया है और अब 30वें पायदान पर है। ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों? ये गिरावट एक तरह का रेड अलर्ट है। देखिए, CCPI मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति पर देशों को मापता है। तो हमारा 30वें स्थान पर आना क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा जो तेज आर्थिक विकास हो रहा है वो शायद हमारी पर्यावरण नीतियों पर भारी पड़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो स्रोत में साफ लिखी है वो ये है कि इस सूचकांक में पहले 3 स्थान खाली हैं। 1 मिनट, खाली है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है कि उसे टॉप 3 में रखा जा सके। अरे बाप रे, यानी कोई भी देश फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं। डेनमार्क सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला देश है, फिर भी वो चौथे स्थान पर है। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो पूरी दुनिया फेल हो रही है। और भारत का इतनी तेजी से नीचे गिरना तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हाँ, और ये चिंता जमीन पर कैसे दिखती है ये हमें प्रश्न 11 में नजर आता है। बिल्कुल, बीच के सवालों पर हम अभी आएंगे, लेकिन पर्यावरण की बात उठी है तो CIA की उस रिपोर्ट का जिक्र करना जरूरी है। गुरुग्राम वाली रिपोर्ट। हाँ, इसके अनुसार हरियाणा का गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वहाँ PM 2.5 का स्तर बहुत उच्च रहा है। ये PM 2.5 आखिर है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रदूषण का बिल्कुल, अभी आएंगे, लेकिन पर्यावरण की बात उठी है तो CIA की उस रिपोर्ट का जिक्र करना जरूरी है। गुरुग्राम वाली रिपोर्ट। हाँ, इसके अनुसार हरियाणा का गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वहाँ PM 2.5 का स्तर बहुत उच्च रहा है। ये PM 2.5 आखिर है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रदूषण का मतलब है धूल या धुआं, हाँ। जो हमें आंखों से दिखता है। हाँ, गाड़ियों का धुआं। लेकिन PM 2.5 उससे कहीं ज्यादा घातक है। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 उसका आकार है, यानी 2.5 माइक्रोमीटर। ये कितना छोटा होता है? ये एक इंसानी बाल की मोटाई से लगभग 30 गुना छोटा होता है। जब आप सांस लेते हैं तो हमारे नाक के बाल या हमारा श्वसन तंत्र इसे रोक नहीं पाते। हे भगवान! ये कण सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई में चले जाते हैं और वहां से खून में मिल जाते हैं। गुरुग्राम में इसका उच्च स्तर होने का मतलब है कि वहां के लोग हर सांस के साथ एक धीमा जहर अपने अंदर ले रहे हैं। ये बहुत ही डरावना सच है और शायद यही वजह है कि जब हम प्रश्न 8 पर आते हैं तो तस्वीर और भी निराशाजनक हो जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 116वें स्थान पर है। हमारा स्कोर सिर्फ 4.536 है। फिनलैंड लगातार प्रथम है और अफगानिस्तान सबसे नीचे 147वें स्थान पर। हम 116वें नंबर पर क्यों हैं? खुशी कोई हवाई विचार नहीं है। इस रिपोर्ट में GDP, सामाजिक समर्थन, जीवन की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा को मापा जाता है। अच्छा, जब आपके सबसे विकसित शहरों में से एक जैसे गुरुग्राम में लोग साफ हवा में सांस नहीं ले सकते तो वहां का जीवन स्तर कैसे अच्छा हो सकता है? ये तो है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, रोजगार का तनाव और पर्यावरण का संकट, ये सब मिलकर एक औसत भारतीय को इस इंडेक्स में नीचे धकेल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है और यही मुझे सबसे ज्यादा उलझा रहा है। कैसा विरोधाभास? प्रश्न 9 में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 का जिक्र है, जिसे JNU और IIM मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है। जी, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक। हाँ, इसमें भारत 16वें स्थान पर है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। हमारा स्कोर 0.5515 है। अब सोचिए, अगर हम एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में 16वें स्थान पर हैं तो हम खुश क्यों नहीं हैं? मैं आपकी उलझन समझ सकती हूँ। देखिए, जिम्मेदार राष्ट्र होने का जो पैमाना है वो सरकारी मशीनरी और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से जुड़ा है। मतलब सरकार अपना काम ठीक से कर रही है? हाँ, इसका मतलब है कि भारत सरकार अपनी कूटनीति और राजकोषीय प्रबंधन में अच्छा काम कर रही है, व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स इस बात का पैमाना है कि आम नागरिक अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या महसूस कर रहा है। तो मतलब नीतियां अच्छी हो सकती हैं लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं दिख रहा। बिल्कुल, अगर वे नीतियां एक आम आदमी की रोजमर्रा की जद्दोजहद और उसके तनाव को कम नहीं कर पा रही हैं तो ये खाई बनी रहेगी। और ये खाई सबसे साफ तौर पर तब दिखती है जब हम प्रश्न 10 को देखते हैं। AI इंडेक्स। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स। इसमें भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हमारा स्कोर 21.59 है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तो सही, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई छात्र गणित और कोडिंग में तो पूरी क्लास में टॉप कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विज्ञान में वो बुरी तरह फेल हो रहा है। हम तकनीक में महाशक्ति बन रहे हैं लेकिन हमारी हवा जहरीली है। ये तुलना स्थिति को बहुत सटीकता से दर्शाती है। हम एक तकनीकी सुपर पावर बन रहे हैं, हमारे पास बेहतरीन दिमाग है, बिल्कुल, लेकिन क्या हम उस तकनीक का इस्तेमाल अपने देश की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में कर पा रहे हैं? अगर AI का उपयोग करके हम गुरुग्राम के ट्रैफिक और प्रदूषण को कम नहीं कर सकते तो ये तीसरी रैंक सिर्फ एक तकनीकी अहंकार बनकर रह जाएगी। सही बात है। तकनीक का असली लक्ष्य तो मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। बिल्कुल। शायद सरकार भी इस असंतुलन को समझ रही है, क्योंकि हम जब इस पेपर के आखिरी हिस्से यानी प्रश्न 12 से 15 की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों के समाधान तलाशे जा रहे हैं। हाँ, जब समस्याएं इतनी बड़ी हों तो समाधान भी उसी स्तर के होने चाहिए। प्रश्न 12 को ही ले लीजिए। ये पर्यावरण और ऊर्जा की चुनौती का सीधा जवाब लगता है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। स्रोत बताता है कि इसमें 1 करोड़ घरों की छतों का सोलर पैनल लगाने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात है और इसका बजट ही 75,021 करोड़ रुपए है। क्या ये योजना उस प्रदूषण और रैंकिंग की गिरावट को रोक सकती है? ये उस दिशा में उठाया गया एक बहुत ही ठोस कदम है। देखिए, 75,000 करोड़ का बजट ये बताता है कि सरकार अब केवल कोयले पर निर्भर नहीं रहना चाहती। हाँ, कोयले से ही तो सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। बिल्कुल, जब आप 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल से जोड़ते हैं तो आप सिर्फ उन्हें मुफ्त बिजली नहीं दे रहे हैं बल्कि आप ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। मतलब हर घर अपना पावर प्लांट बन जाएगा। एकदम सही। सोचिए, अगर गुरुग्राम के लाखों घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे तो थर्मल पावर प्लांट का धुआं कम होगा। यह योजना लोगों के बिजली के बिल कम करके उनके आर्थिक तनाव को घटाती है और कार्बन उत्सर्जन कम करके पर्यावरण को बचाती है। एक तीर से दो निशाने। और AI में अपनी जो तीसरी रैंक है उसे बनाए रखने के लिए हमें
लगातार अच्छे दिमागों की भी जरूरत है। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 13, जो केंद्रीय बजट 2026-27 की पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में है। स्रोत के अनुसार इसका उद्देश्य आईआईटी पटना जैसे देश के शीर्ष संस्थानों के छात्रों को बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण देना है। ये योजना सीधे तौर पर ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन को रोकने का काम करेगी। वो कैसे? अक्सर होता यह है कि गरीब घरों के होनहार छात्र बड़े संस्थानों में दाखिला तो पा लेते हैं, लेकिन फीस चुकाने के लिए उनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। हाँ, लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिना गारंटी के लोन देने का मतलब है कि सरकार कह रही है आपकी प्रतिभा ही हमारी गारंटी है। बिल्कुल। जब ये छात्र बिना आर्थिक दबाव के पढ़ाई करेंगे तभी वे आगे चलकर उन एआई लैब्स में योगदान देंगे जो भारत को टॉप पर बनाए रखेंगे। ये बहुत ही शानदार पहल है, लेकिन आप चाहे कितनी भी सोलर छतरियां तान लें या एआई में क्रांति ला दें, अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो ये सारा विकास ताश के पत्तों की तरह रह सकता है। सुरक्षा तो सबसे पहली शर्त है किसी भी विकास की। शायद इसीलिए इस पेपर के अंतिम 2 सवाल पूरी तरह से देश की रक्षा तकनीक पर केंद्रित हैं। प्रश्न 14 डीआरडीओ द्वारा रुद्रम 2 और कुशा के सफल परीक्षण की बात करता है। ये दोनों तकनीकें आखिर हैं क्या? ये दोनों ही आधुनिक युद्ध प्रणाली के बहुत ही खतरनाक हिस्से हैं। रुद्रम 2 को हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा जाता है। एंटी रेडिएशन, इसका क्या काम होता है? इसे ऐसे समझिए, दुश्मन देश अपने बचाव के लिए रडार लगाता है ताकि वो हमारे विमानों को देख सके। रुद्रम 2 उस रडार से निकलने वाली तरंगों को यानी रेडिएशन को पकड़ लेती है। अच्छा, और फिर? और सीधे जाकर दुश्मन की आंखें यानी उसके रडार सिस्टम को ही अंधा कर देती है। बाप रे, ये तो बहुत ही आक्रामक तकनीक है। और कुशा क्या है? दूसरी तरफ कुशा एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसे LRSAM भी कहते हैं। यह भारत के आसमान के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा का गुंबद या ढाल बना देती है। फिल्मों में दिखाए जाने वाले फोर्स फील्ड की तरह? बिल्कुल वैसा ही। अगर दुश्मन की कोई मिसाइल हमारी जमीन की तरफ आती है तो कुशा उसे हवा में ही पहचान कर नष्ट कर देगी। यानी रुद्रम दुश्मन के घर में घुसकर उसकी आंखें फोड़ता है और कुशा हमारे घर के ऊपर एक अभेद्य छत बनाती है। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षिप्त में बता दिया। और फिर आता है हमारा अंतिम सवाल, प्रश्न 15। ये 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा किए गए एक अहम परीक्षण के बारे में है। अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण। जी हाँ, ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। स्रोत बताता है कि यह एक कम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। अग्नि-1 भारत की डिटरेंस यानी निवारक रणनीति की रीढ़ है। डिटरेंस मतलब डराकर रोकना। हाँ, जब आपके पास ऐसी मिसाइल होती है जो सटीक मार कर सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है तो यह दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये एक तरह का कड़ा संदेश है दुनिया को। बिल्कुल, ये बताता है कि भारत न केवल अपनी तकनीक का विकास कर रहा है बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। कमाल है। जनवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा किए गए एक मिसाइल परीक्षण के बारे में है। तीसरी पीढ़ी की मिसाइल। हाँ, ये तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे MPTGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि यह चलते हुए लक्ष्य को भेज सकती है और दागो और भूल जाओ मतलब फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। बिल्कुल। अब मैं शिकारी कुत्ते वाली उपमा तो समझता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यह तीसरी पीढ़ी की तकनीक पिछली पीढ़ियों से अलग कैसे है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फायर एंड फॉरगेट का सैनिक की जान बचाने से कितना गहरा संबंध है। वो कैसे? जो पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलें होती थी ना, वे वाया गाइडेड या लेजर गाइडेड होती थी। इसका मतलब यह था कि जब तक मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकरा नहीं जाती तब तक सैनिक को अपनी जगह पे खड़े रहकर उस मिसाइल को जॉयस्टिक या लेजर के जरिए लक्ष्य तक निर्देशित करना पड़ता था। तो इसका मतलब है कि मिसाइल के हवा में रहने के उन 10-15 सेकंड्स के दौरान वो सैनिक दुश्मन के स्नाइपर या पलटवार के लिए बिल्कुल एक खुले लक्ष्य की तरह होता था। बिल्कुल सटीक। वो एक तरह का सुसाइड मिशन भी बन सकता था। लेकिन ये जो तीसरी पीढ़ी की MPATGM है, ये अपने अंदर एक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लेकर उठती है। अच्छा। आपने एक बार दुश्मन के टैंक को लॉक किया और ट्रिगर दबाया, उसके बाद मिसाइल का अपना दिमाग काम करने लगता है। वो टैंक से निकलने वाली गर्मी को यानी हीट सिग्नेचर को पकड़ लेती है। मतलब टैंक अगर छिपने की कोशिश करे तो? आप टैंक चाहे अपनी दिशा बदल ले या कहीं छिपने की कोशिश करे, मिसाइल खुद अपना रास्ता बदलकर उसे नष्ट कर देगी। और इस बीच मिसाइल दागने वाला सैनिक तुरंत वहां से भागकर किसी सुरक्षित बंकर में छिप सकता है। और क्योंकि ये मैन पोर्टेबल है, एक अकेला सैनिक इसे अपने कंधे पर रखकर पहाड़ों या जंगलों में आसानी से ले जा सकता है। ये तो हुई दुश्मन को खत्म करने की बात, लेकिन सेना सिर्फ हथियारों से तो नहीं चलती ना। इसी से जुड़ा हमारा 17वां सवाल है जो मुझे थोड़ा चौंकाता है। AI वाला सवाल। हाँ, मई 2026 में भारतीय सेना ने रसद प्रबंधन यानी लॉजिस्टिक्स और निर्णय लेने की क्षमता के लिए 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, कौटिल्या और क्यू-फोर्स। बिल्कुल। अब मैं सेना में ड्रोन या स्मार्ट हथियारों में AI का इस्तेमाल तो समझ सकता हूँ, लेकिन राशन, जूतों और गोलियों की सप्लाई के लिए AI, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लगता है ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से जीते जाते हैं। सैन्य इतिहास के जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि शौकिया लोग हथियारों की बात करते हैं लेकिन पेशेवर लोग लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। सही बात है। सियाचिन जैसे -40 डिग्री वाले बर्फीले पहाड़ों से लेकर राजस्थान के तपते मेघस्थानों तक लाखों सैनिकों के लिए सही समय पर खाना, दवाइयां और गोला बारूद पहुंचाना दुनिया के सबसे जटिल कार्यों में से एक है। तो फिर ये कौटिल्या और क्यू-फोर्स असल में करते क्या हैं? आप इन्हें एक शतरंज के ऐसे ग्रैंड मास्टर की तरह सोचिए जो दुश्मन की चाल, मौसम के मिजाज और सप्लाई चेन की क्षमता, इन तीनों को एक साथ देख सकता है। अच्छा, एक साथ। हाँ, मान लीजिए मौसम विभाग का डेटा बताता है कि लद्दाख में 2 दिन बाद भारी बर्फबारी होने वाली है और सड़कें बंद हो जाएंगी। इंसान शायद इसे कैलकुलेट करने में समय लगाए, लेकिन ये AI प्लेटफॉर्म तुरंत भविष्यवाणी करेगा कि किस यूनिट को क्या चाहिए। बिल्कुल, कि सीमा पर स्थित किस बटालियन को अगले 1 महीने के लिए कितने राशन और एंटीफ्रीज ईंधन की जरूरत होगी और बर्फबारी शुरू होने से पहले ही ट्रकों का काफिला वहां पहुंचने के निर्देश दे देगा। ये कमांडरों को रियल टाइम डेटा देता है ताकि इंसानी चूक के कारण किसी भी मोर्चे पर रसद की कमी न हो। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। मतलब तकनीक का उपयोग सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि रसद के सुचारू संचालन और सैनिकों की जान बचाने के लिए हो रहा है। एकदम सही। और जब हम उन्नत तकनीक की बात कर ही रहे हैं तो आसमान से लेकर जमीन तक एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 18वां सवाल इसरो की IMX 2026 पहल के बारे में है। माइक्रोग्रेविटी। हाँ, इसका उद्देश्य इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग करना है। इसे बेंगलुरु के ह्यूमन स्पेसफ्लाइट सेंटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। पर मैं सोच रहा था गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर प्रयोग करने की क्या जरूरत है? इसका असल फायदा क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पृथ्वी पर जो भी निर्माण हम करते हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण का एक अदृश्य दबाव हमेशा रहता है। चाहे वो कोशिकाओं का विकास हो या धातुओं का पिघलना। माइक्रोग्रेविटी यानी जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य हो वहां चीजें बिल्कुल अलग व्यवहार करती हैं। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता हो। बिल्कुल है। मान लीजिए आप 2 अलग अलग घनत्व वाली धातुओं को मिलाकर एक नया अलॉय बनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर भारी धातु नीचे बैठ जाएगी और हल्की ऊपर तैरने लगेगी।
लगेगी। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन माइक्रोग्रेविटी में दोनों धातुएं आणविक स्तर पर बिल्कुल समान रूप से मिल जाती हैं, जिससे ऐसी मजबूत सामग्री बन सकती है जो पृथ्वी पर बनाना लगभग असंभव है। वाह। इसी तरह शून्य गुरुत्वाकर्षण में दवाइयों के प्रोटीन क्रिस्टल बहुत साफ और सटीक रूप से विकसित होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बेहद लक्षित दवाइयां बनाने में काम आते हैं। मतलब ये सिर्फ अंतरिक्ष में जाने की बात नहीं है, ये अंतरिक्ष के माहौल का इस्तेमाल करके पृथ्वी की समस्याओं को सुलझाने की बात है। बिल्कुल। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का इसमें शामिल होना गगनयान जैसे मिशनों की तैयारी को भी दर्शाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब अंतरिक्ष से सीधे जमीन पर आते हैं। 22वें सवाल के अनुसार दूरसंचार मंत्रालय ने भारत 6G मिशन के तहत 104 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2701 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है, अभी तो देश के कई हिस्सों में 5G भी ढंग से नहीं पहुंचा है, नेटवर्क ड्रॉप की समस्या होती है। ऐसे में 6G के 104 प्रोजेक्ट्स पर अभी से करोड़ों खर्च करना क्या जल्दबाजी नहीं है? मैं समझती हूँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसे इस तरह समझिए, अगर आप भविष्य की तकनीक का इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि वो पूरी दुनिया में आम न हो जाए, तो आप हमेशा सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। मतलब कंज्यूमर। हाँ, आप कभी तकनीक के निर्माता नहीं बन पाएंगे। 6G सिर्फ तेज YouTube वीडियो देखने के लिए नहीं है। तो किस लिए? 6G का सबसे बड़ा खेल लेटेंसी का है। लेटेंसी मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगने वाला समय। 6G में ये समय लगभग शून्य हो जाएगा। अच्छा। कल्पना कीजिए कि दिल्ली में बैठा एक सर्जन रोबोटिक आर्म के जरिए गांव के किसी अस्पताल में एक मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। वहां 5G का 1 मिलीसेकंड का डिले भी मरीज की जान ले सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा सड़कों पर एक दूसरे से बात करती हुई बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां या पूरी तरह से स्वचालित कारखाने, इन सब के लिए 6G का बुनियादी ढांचा चाहिए। 271 करोड़ रुपया और 104 प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि भारत 6G के पेटेंट और मानक खुद तय करना चाहता है, ताकि दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम एक तरफ 6G और माइक्रोग्रेविटी में भविष्य देख रहे हैं, और ठीक उसी समय 19वें सवाल में हम देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय और NDMA ने पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 57.37 करोड़ रुपए की समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल को मंजूरी दी है। ये विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंचायत? नहीं, मैं इसे विरोधाभास नहीं मानती, बल्कि एक परिपक्व राष्ट्र की निशानी है। आप सबसे तेज 6G नेटवर्क बना लें, लेकिन अगर बाढ़ या भूकंप आने पर गांव का संपर्क ही टूट जाए और लोग खुद को बचा ना पाएं, तो वो तकनीक किस काम की? सही बात है। NDMA की ये पहल मानती है कि जब कोई आपदा आती है तो NDRF की टीमों को पहुंचने में घंटों या दिन लग सकते हैं। सबसे पहले बचावकर्ता स्थानीय लोग ही होते हैं, जो वहां मौजूद है। बिल्कुल। ये 57 करोड़ रुपए का जो बजट है, ये पंचायतों को प्रशिक्षित करने, उनके पास बुनियादी बचाव उपकरण रखने और उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाने के लिए है। ये बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर आपदा प्रबंधन का मॉडल है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। तकनीक और जमीनी हकीकत का ये मेल हमें हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों की ओर भी ले जाता है। चलिए 21वें सवाल पर नजर डालते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2070 तक देश को नेट जीरो यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है, लेकिन इसके जो अतिरिक्त तथ्य हैं वो मुझे बहुत उलझन में डाल रहे हैं। अच्छा, वो क्यों? इसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय रेलवे का नेट जीरो लक्ष्य 2030 है और लद्दाख का 2050 है। जरा रुकिए, अगर पूरे देश का लक्ष्य 2070 है, तो रेलवे, जो कि देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो 40 साल पहले 2030 तक ये जादुई आंकड़ा कैसे छू सकता है? क्या ये सिर्फ कागजी लक्ष्य नहीं है? पहली नजर में ये असंभव लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और रणनीति बहुत स्पष्ट है। देखिए, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कार्बन नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जितना कार्बन हवा में छोड़ेंगे उतना ही वापस सोख भी लेंगे, या नवीकरणीय ऊर्जा से उसे संतुलित कर देंगे। पूरे देश को 2070 तक इसलिए ले जाया गया है क्योंकि हमें अपने भारी उद्योगों जैसे स्टील या सीमेंट और करोड़ों पेट्रोल डीजल कारों को बदलने में कई दशक लगेंगे। लेकिन रेलवे इसे 2030 में कैसे करेगा? क्योंकि रेलवे एक सिंगल एंटिटी है। उन्होंने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई है, 100% विद्युतीकरण, यानी डीजल इंजनों को लगभग खत्म कर देना। हाँ, लेकिन बिजली भी तो कोयले से बनती है ना? बिल्कुल। और इसीलिए रेलवे अपनी पटरियों के किनारे पड़ी खाली जमीनों पर बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट और विंड टरबाइन लगा रहा है। जब ट्रेनें सीधे उसी सोलर ग्रिड की बिजली से चलेंगी तो कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। ओ, समझ गया। वहीं लद्दाख का लक्ष्य 2050 है, क्योंकि वहां भारी उद्योग बहुत कम है और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ये अलग अलग क्षेत्र की क्षमता के अनुसार तय की गई टाइमलाइन है। ये सच में एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, और बदलाव सिर्फ पर्यावरण में नहीं, समाज में भी हो रहे हैं। 23वां सवाल बाल विवाह जैसी पुरानी कुप्रथा पर प्रहार करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, जो 27 नवंबर से 8 मार्च तक चलने वाला 100 दिवसीय गहन अभियान है। और इसका अंतिम लक्ष्य भारत अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सूचकांकों से जुड़ा है। बिल्कुल। कम उम्र की माताएं, कुपोषण और लड़कियों का शिक्षा से बाहर हो जाना, ये एक ऐसी चेन है जो पूरे देश के विकास को पीछे खींचती है। 2030 का लक्ष्य और ये 100 दिन का अभियान ये बताता है कि सरकार अब इसे सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं मान रही, बल्कि इसे पल्स पोलियो अभियान की तरह एक मिशन मोड में खत्म करना चाहती है। और इसी प्रशासनिक सुधार और डिजिटलीकरण की झलक हमें 20वें सवाल में भी मिलती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए उम्मीद यानी UMED पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें 2 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं, सर्वे मॉड्यूल और वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसे हमें विशुद्ध रूप से प्रशासनिक नजरिए से देखना चाहिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास लाखों संपत्तियां हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उनके रिकॉर्ड बहुत पुराने और अस्पष्ट रहे हैं। उम्मीद पोर्टल का सर्वे मॉड्यूल GIS मैपिंग के जरिए इन संपत्तियों की डिजिटल सीमाएं तय करता है, ताकि कोई जमीन पर कब्जा न कर सके। अच्छा, और किस किराए पर दी गई है, यह पूरी प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर एक साफ सुथरा और पारदर्शी डिजिटल सिस्टम बना रहा है। तो चाहे समाज की कुप्रथाओं को रोकना हो या जमीन का प्रबंधन, डेटा और तकनीक हर जगह काम आ रहे हैं। अब हम नवाचार और विज्ञान के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिमागी कसरत करवाता है। अच्छा। हाँ, 24वें और 25वें सवाल में बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय का भारत इनोवेट्स राष्ट्रीय डीप टेक प्री समिट 2026 IIT मुंबई में आयोजित किया गया, और इसी के साथ IIT कानपुर द्वारा विकसित टेराबायोटिक्स परियोजना का जिक्र है। अब ईमानदारी से कहूं तो ये टेराबायोटिक्स क्या है, मुझे इसका कोई सरल मतलब समझ नहीं आया। इसे समझने के लिए हमें भौतिकी और जीव विज्ञान को मिलाना होगा। टेराबायोटिक्स असल में 2 शब्दों से बना है, टेराहर्ट्ज और बायोटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टेराहर्ट्ज किरणें माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच होती हैं। मतलब ये एक्सरे जैसी होती है क्या? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। एक्सरे बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली आयोनाइजिंग किरणें होती हैं, जिन्हें हम आयोनाइजिंग रेयर आयनकारी होती हैं। वे कपड़ों, प्लास्टिक और ऊतकों के आर पार जा सकती हैं, लेकिन कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो फिर IIT कानपुर इसका जीव विज्ञान में क्या कर रहा है? वे इन टेराहर्ट्ज तरंगों का उपयोग करके जीवित कोशिकाओं और जैविक अणुओं की अंदरूनी संरचना को रियल टाइम में स्कैन कर रहे हैं, बिना
उन्हें नष्ट किए। वाह, ये कैंसर की पहचान करने, नई दवाओं के सेलुलर असर को देखने या यहाँ तक कि कृषि में बीजों की गुणवत्ता जांचने में क्रांति है। आईआईटी मुंबई में डीप टेक समिट का होना और कानपुर का टेराबायोटिक्स पर काम करना ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब केवल दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं कर रहा है। बिल्कुल। हम अब भौतिकी और जीव विज्ञान के उस कटिंग एज मोर्चे पर खड़े हैं जहां भविष्य की तकनीकें जन्म लेती हैं। क्या बात है। ये एक्सरे और टेराहर्ट्ज वाला अंतर बहुत ही स्पष्ट था। अब मशीनों, नीतियों और कोशिकाओं से बाहर निकलकर थोड़ी बात इंसान के पसीने, जुनून और ताकत की भी कर लेते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट पूरी तरह से खेल जगत को समर्पित है और 2026 का छठा संस्करण जो लेह और गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में हुआ। इसमें चैंपियन कौन बना? इंडियन आर्मी। उन्होंने कुल 23 पदक जीते। इसका शुभंकर था शीन ईशान यानी हिम तेंदुआ और उपविजेता रहा हिमाचल प्रदेश। अब एक बात बताइए, सेना जो बॉर्डर पर दुश्मनों का सामना करती है और एआई लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करती है, वो बर्फ पर विंटर गेम्स में भी 23 मेडल जीत रही है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या हम अब खेलों को केवल एक शौक की तरह देख रहे हैं या एक संस्थागत अनुशासन की तरह? सेना का विंटर गेम्स जीतना कोई संयोग नहीं है। अच्छा। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचाई वाले युद्ध के लिए उनकी जो शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग होती है वो शीतकालीन खेलों जैसे स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग के लिए एकदम सटीक है। ओह, अब समझ में आया। इसके अलावा ले और गुलमर्ग में इन खेलों का आयोजन और शीन ईशान जैसे शुभंकर का उपयोग ये भी दिखाता है कि हम अपने सुदूर बर्फीले इलाकों को सिर्फ सैन्य क्षेत्रों की तरह नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल हब आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का, जिसे भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। और ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं बल्कि छठी बार है। फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की विशाल पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया था। मेरा सवाल यह है कि भारत अंडर 19 स्तर पर इतना खतरनाक क्यों है कि हम इसे बार-बार जीत रहे हैं? इसका जवाब टैलेंट से ज्यादा सिस्टम में है। बीसीसीआई ने जो घरेलू क्रिकेट का बुनियादी ढांचा यानी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का पाइपलाइन तैयार किया है वो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। सही बात है। दूसरे देशों के अंडर 19 खिलाड़ी शायद अपने स्थानीय क्लबों में खेल रहे होते हैं, लेकिन भारत का अंडर 19 खिलाड़ी विश्व कप में पहुंचने से पहले ही इतने कड़े घरेलू टूर्नामेंट्स और कैंप से गुजर चुका होता है कि वो मानसिक और तकनीकी रूप से एक परिपक्व पेशेवर बन जाता है। वैभव पुरुष युगल का खिताब 2026 के पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। हाँ, उन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया के फज अल्फियान और मोहम्मद शोबुल फिक्री की मजबूत जोड़ी को हराया। इंडोनेशिया को बैडमिंटन में हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सात्विक और चिराग सिर्फ टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, वे वैश्विक स्तर पर भारतीय बैडमिंटन के दबदबे को फिर से लिख रहे हैं। उनकी आक्रामकता और कोर्ट पर जो उनका तालमेल है वो ये साबित करता है कि भारतीय एथलीट अब सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि हावी होने के लिए उतरते हैं। और जमीनी स्तर पर खेल के जुनून की बात करें तो 30वां सवाल भारतीय फुटबॉल के सबसे ऐतिहासिक पन्नों को पलटता है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2025-26 का खिताब ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है और मजे की बात यह कि उपविजेता मोहन बगान सुपर जॉइंट रहा। कोलकाता डार्बी, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान की प्रतिद्वंद्विता 100 साल फुटबॉल की आत्मा का पुनर्जन्म है। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट निवेश और ऐतिहासिक जुनून जब मिलते हैं तो वो पूरे देश में फुटबॉल की संस्कृति को फिर से जिंदा कर सकता है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। 28वें सवाल में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 की बात है, जिन्हें खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बेलारूस की टेनिस स्टार आरियाना साबालेंका को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पीएसजी ने जीता है और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टेनिस के युवा स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को मिला है। ये नई पीढ़ी का टेनिस पर पूरी तरह से काबिज होना दिखाता है। बिल्कुल, जब हम इन पुरस्कारों को देखते हैं तो हमें वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों का पता चलता है। अल्कराज और साबालेंका जैसे एथलीट्स का उदय ये बताता है कि खेल विज्ञान और एथलेटिसिज्म किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर भारत को भविष्य में ऐसे मंचों पर खड़ा होना है तो हमें उसी स्तर का खेल विज्ञान अपने एथलीट्स को देना होगा जो हम धीरे धीरे कर भी रहे हैं। मैंने हमेशा यही देखा है कि खेल का मतलब होता है हम बनाम वो, दो डी में आगे पार। लेकिन स्रोत बताते हैं कि आईआईटी मद्रास ने भारत में पहली बार ओमेगा बॉल नाम के 3 टीमों वाले फुटबॉल प्रारूप की शुरुआत की है। प्रश्न 31 इसी पर था। रुको, ये काम कैसे करता है? एक मैदान, 3 टीमें और एक गेंद। हाँ, ये तो पूरी तरह से अराजकता है। मतलब बचाव कौन करेगा और हमला किस पर होगा? यही तो इस खेल का असली रोमांच है। देखो, ओमेगा बॉल पारंपरिक फुटबॉल की तरह आयताकार मैदान पर नहीं खेला जाता। तो फिर कैसा मैदान होता है? ये एक वृत्ताकार या हेक्सागोनल मैदान पर खेला जाता है और इसमें 3 गोल पोस्ट होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि टीम ए गोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। ऐसे में टीम बी और टीम सी अचानक से एक अघोषित गठबंधन बना लेंगी ताकि टीम ए को रोका जा सके। लेकिन जैसे ही गेंद छिनेगी, गठबंधन टूट जाएगा। ओह, मतलब ये सिर्फ शारीरिक खेल नहीं है, ये एक तरह का रियल टाइम डिप्लोमेसी गेम है। खिलाड़ियों को हर सेकंड अपनी रणनीति बदलनी होगी कि कब किसके साथ हाथ मिलाना है और कब धोखा देना है। एकदम सही, ये दिमागी चपलता की चरम परीक्षा है। शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ आपको शतरंज के खिलाड़ी जैसी दूरदृष्टि चाहिए होती है। शतरंज से याद आया, प्रश्न 32 में मानसिक एकाग्रता और रणनीति की बात हुई है। स्रोत में स्टॉकहोम शतरंज चैंपियनशिप का जिक्र है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसका आयोजन स्वीडन में होता है। हाँ, स्वीडन में। वहाँ कोई शारीरिक भागदौड़ नहीं है, बस बोर्ड पर एक गहरी शांति और दिमाग के अंदर एक भयंकर तूफान होता है। और अगर हम उस गहरी शांति से अचानक एकदम विस्फोटक शारीरिक गति की ओर मुड़े तो खेलों की दुनिया का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। प्रश्न 33 में इसका जिक्र है। वो भुवनेश्वर वाली चैंपियनशिप। बिल्कुल, मार्च 2026 में भुवनेश्वर में भारत की पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। वहां गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 60 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। और वो भी सिर्फ 6.60 सेकंड में। मतलब जितनी देर में आप गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे उतनी देर में रेस खत्म। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? हम इंडोर एथलेटिक्स पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? दौड़ना तो दौड़ना है, चाहे खुले आसमान के नीचे हो या किसी छत के नीचे। इसमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। इंडोर एथलेटिक्स और आउटडोर एथलेटिक्स के बायोमैकेनिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा। हाँ, देखो, आउटडोर ट्रैक आमतौर पर 400 मीटर का होता है जबकि इंडोर ट्रैक सिर्फ 200 मीटर का होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडोर ट्रैक के घुमाव बहुत ज्यादा तीखे होते हैं। ओह, समझ गया। जब कोई एथलीट उन तीखे मोड़ों पर पूरी रफ्तार से दौड़ता है तो उसके शरीर पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो बहुत भयानक होता है। मतलब उन्हें सिर्फ सीधा नहीं दौड़ना है बल्कि अपनी गति को उस तीखे घुमाव पर संतुलित भी रखना है ताकि वे ट्रैक से बाहर न फेंके जाएं। एकदम सही। और 60 मीटर की दौड़ 100 मीटर की दौड़ से अलग होती है। 100 मीटर में एथलीट को अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने का समय मिलता है। लेकिन 60 मीटर में शुरुआत का रिएक्शन टाइम ही सब कुछ तय कर देता है ना? बिल्कुल। गुरविंदर सिंह का 6.60 सेकंड का समय निकालना एक बिल्कुल नए स्तर की शारीरिक विस्फोटकता को दर्शाता है। विस्फोटकता की बात हो और हम भारत में क्रिकेट की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न 34 और 35 इसी बारे में है। हाँ, 2026 के पुरुषों के T20 विश्व कप ने तो सारे समीकरण ही बदल दिए। स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने पूरे टूर्नामेंट में 383 रन बनाए।
और ऐसा करके उन्होंने विराट कोहली का एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यह दर्शाता है कि टी20 क्रिकेट किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। बल्लेबाजों की तकनीक, उनके बैट का वजन और जोखिम उठाने की उनकी क्षमता अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां पुराने रिकॉर्ड्स का टूटना तय है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो चीज मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है उसी विश्व कप का फाइनल मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाला? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ उस ऐतिहासिक खिताबी मुकाबले में संजू सैमसन ने 89 रनों की जो व्यक्तिगत पारी खेली उसने भारत को चैंपियन बना दिया। वो पारी दबाव को झेलने का एक मास्टर क्लास थी। जब आप विश्व कप के फाइनल में होते हैं तो यह सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? यह तंत्रिकाओं का यानी नर्व्स का खेल बन जाता है। जो मानसिक रूप से मजबूत है वही जीतता है। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि खेल कैसे शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देते हैं, लेकिन खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। हाँ, खेलों का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमारे स्रोतों में प्रश्न 36 के तहत एक बहुत ही खास फुटबॉल टूर्नामेंट का जिक्र है। भारत को एशिया के पहले इंटरनेशनल पिंक बॉल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। अब तक हमने क्रिकेट में पिंक बॉल देखी थी, लेकिन फुटबॉल में यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण और स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। पिंक रंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तन कैंसर जागरूकता का प्रतीक है। अब मैं समझा। जब हजारों लोग स्टेडियम में या टीवी पर महिला खिलाड़ियों को एक गुलाबी गेंद से खेलते हुए देखते हैं तो ये एक बहुत ही मजबूत विजुअल मैसेज देता है। सच में यह समाज की आधी आबादी के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की बात को मुख्यधारा की चर्चा में लाता है। बिल्कुल, और समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी की यही भावना मुझे एक और बहुत शानदार घटना में नजर आती है जो प्रश्न 37 में है। आप पैरा एथलेटिक्स की बात करिए ना? हाँ, मार्च 2026 में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन हुआ और वहां भारत ने 208 पदक जीते। 208? बाप रे। 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज। ये कोई साधारण बात नहीं है। 208 पदक ये बताते हैं कि कुछ तो बहुत बुनियादी रूप से बदल रहा है। मतलब ये सिर्फ एथलीट्स की मेहनत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बात है। बिल्कुल, ये संख्या वास्तव में एक पूरी व्यवस्था के बदलने का प्रमाण है। एक समय था जब पैरा एथलीट्स को ना तो सही उपकरण मिलते थे, ना सुलभ स्टेडियम्स और ना ही स्पॉन्सर्स। और अब? लेकिन 208 पदकों का मतलब है कि अब भारत का खेल ढांचा समावेशी हो रहा है। टैलेंट को निचले स्तर पर पहचाना जा रहा है और उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिल रहा है। ये सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है। और नई दिल्ली सिर्फ खेलों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का भी एक बड़ा केंद्र बन रही है। हाँ, प्रश्न 38 में ब्रिक्स सम्मेलन की बात है। मई 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर ने की। जब मैं इस बैठक के विवरण पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान इसके लोगों पर गया। लोगों में क्या खास था? इसमें कमल का फूल और नमस्ते की मुद्रा को केंद्र में रखा गया था। कूटनीति में प्रतीक बहुत गहरी भूमिका निभाते हैं। नमस्ते दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश है। ये सम्मान और समानता का प्रतीक है। मतलब हम किसी पर अपनी धौंस नहीं जमा रहे। बिल्कुल नहीं, आप हाथ मिलाकर किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सामने वाले के भीतर मौजूद दिव्यता का सम्मान कर रहे हैं। और वो कमल का फूल, उसका क्या अर्थ है? कमल विपरीत और कीचड़ भरी परिस्थितियों में भी खिलने का प्रतीक है। इस बैठक की थीम भी यही थी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए निर्माण। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड बिल्डिंग फॉर वॉलेटिलिटी। हाँ, आज जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल है तो कमल यह संदेश देता है कि अस्थिरता के बीच भी विकास और शांति संभव है। कूटनीति देशों के बीच होती है, लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो देशों के आपसी विवादों से भी बड़ा मुद्दा हमारी धरती के अस्तित्व का है। सही कहा, पर्यावरण से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। और कमल के फूल से जुड़ा हुआ एक और तथ्य हमारे सामने आता है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 39 में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बन गई है। और स्रोत में यह भी बताया गया है कि 2026 में यूपी से एटा की पटना बर्ड सेंचुरी और बलिया का सुराहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, उन्हें भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हम अक्सर सुनते हैं कि फलां झील रामसर साइट बन गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? कैसे उस झील का पानी अचानक ज्यादा साफ हो जाता है? ये टैग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखो, रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स होती हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक महत्व होता है। वेटलैंड्स को आप साधारण भाषा में धरती की किडनी या स्पंज कह सकते हैं। किडनी, वो कैसे? क्योंकि ये बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सोख लेती हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं और पानी के प्रदूषण को प्राकृतिक तरीके से फिल्टर करती हैं। अच्छा, तो जब किसी झील को रामसर टैग मिलता है तो क्या होता है? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के तहत लाया जाता है। इसका मतलब है कि वहां कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो सकता और वहां आने वाले प्रवासी पक्षियों के आवास को कानूनी संरक्षण मिल जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है जो प्रश्न 40 में है। हम झीलों को बचा रहे हैं, प्रवासी पक्षियों को बचा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के नाजुक मन को बचा रहे हैं? आप उस सोशल मीडिया बैन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मार्च 2026 में कर्नाटक ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। ये एक बहुत ही साहसिक नीतिगत फैसला है। अगर हम इसके वैश्विक परिदृश्य को देखें तो ये कदम सबसे पहले दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था। तो ये प्रतिबंध इतना जरूरी क्यों हो गया था? क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स विशेष रूप से बच्चों के दिमाग में डोपामाइन रिलीज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल, ये जो इन्फिनिट स्क्रॉल्स है ना, ये बच्चों के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को खत्म कर रहा है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए एक निश्चित उम्र और लाइसेंस की जरूरत होती है। सही उपमा दिया आपने। जब कोई बच्चा 12 साल का होता है तो हम उसे कार की चाबी नहीं देते क्योंकि वो उस गति को संभालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। सोशल मीडिया भी सूचनाओं का एक अनियंत्रित हाईवे है और ये कानून बच्चों के लिए एक बहुत ही जरूरी स्पीड ब्रेकर है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। तकनीक कभी तटस्थ या न्यूट्रल नहीं होती। जब तक बच्चों का मस्तिष्क, विशेष रूप से उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है, पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता, तब तक उन्हें ऐसे एल्गोरिदम के हवाले कर देना बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि वो एल्गोरिदम तो उन्हें बस स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, कर्नाटक और ऑस्ट्रेलिया के ये कदम बताते हैं कि अब सरकारें इस खतरे को गंभीरता से समझ रही हैं। आज का ये डिजिटल युग बहुत शोर से भरा है, सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के शोर से ऊपर उठ जाती हैं और पीढ़ियों तक ठहरती हैं। आप संगीत की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे स्रोत विशेषकर प्रश्न 41 हमें एक ऐसे ही युग के अंत की जानकारी देते हैं। 12 अप्रैल 2026 को महान पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। यह भारतीय संगीत के लिए एक बहुत ही भावुक और अपूर्णीय क्षति थी। आशा जी की आवाज की रेंज अविश्वसनीय थी। सच में वो कुछ भी गा सकती थी। बिल्कुल, वह एक ही दिन में एक शास्त्रीय गजल और एक बेहद आधुनिक कैबरे सॉन्ग दोनों पूरे परफेक्शन के साथ गा सकती थी। उनकी आवाज ने कई दशकों तक भारत की बदलती हुई संस्कृति को एक सुर दिया। कला हमें हमारी भावनाओं की गहराइयों में ले जाती है और विज्ञान हमें सितारों के पार ले जाता है। आशा जी की विदाई के दुख के साथ ही 2026 ने हमें गर्व करने का एक बहुत बड़ा कारण भी दिया। अशोक चक्र वाला प्रश्न है ना, प्रश्न 42। हाँ, 77वें गणतंत्र दिवस पर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रुको, मुझे यहाँ एक भ्रम है। अशोक चक्र तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है ना? ये आतंकवादियों से लड़ने या किसी युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को यह सम्मान क्यों? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। आमतौर पर हम वीरता को सिर्फ हथियारों और युद्ध के मैदान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष कोई सुरक्षित या शांत जगह नहीं है। मतलब वहाँ भी खतरा है? बहुत बड़ा खतरा। वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जानलेवा रेडिएशन है, माइक्रो उल्कापिंडों का हमेशा डर रहता है। अच्छा, अंतरिक्षयान में हुई एक छोटी सी आंतरिक विफलता का मतलब सीधे मौत होता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि खुद को एक रॉकेट के ऊपर बांधकर एक अनजान और जानलेवा शून्य में निकल जाना किसी युद्ध के मैदान में जाने से कम खतरनाक नहीं है? बिल्कुल। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वायुसेना के टेस्ट पायलट भी हैं।
जब कोई अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाता है तो वो सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहा होता, तो वो क्या कर रहा होता है? वो एक पूरे देश की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं का भार अपने कंधों पर उठा रहा होता है। उन्हें अशोक चक्र देना ये साबित करता है कि भारत अब वैज्ञानिक खोज और तकनीकी जोखिम उठाने को सर्वोच्च राष्ट्रीय बहादुरी के रूप में मान्यता दे रहा है। ये नायकों की एक नई परिभाषा है। कमाल की बात कही आपने। तो इन महान नायकों और उनके कारनामों से जब हम वापस जमीन पर लौटते हैं तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बुनियादी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, जैसे कि हमारी चुनाव व्यवस्था। बिल्कुल। प्रश्न 43 इसी बारे में है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव होता है और ये त्योहार तभी सफल हो सकता है जब उसकी बुनियाद पक्की हो। चुनाव आयोग ने 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR कहते हैं, नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इसके बारे में क्या खास है? यह अभियान लोकतंत्र की स्वच्छता और पारदर्शिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। शुद्धता से आपका क्या मतलब है? यह सुनिश्चित करना कि कोई भी फर्जी नाम सूची में ना हो। जो लोग 18 वर्ष के हो गए हैं वे जुड़ जाएं और जिनका निधन हो गया है उनके नाम हटा दिए जाएं। स्रोत बताते हैं कि यह अभियान कई चरणों में चला। पहला चरण बिहार में हुआ, उसके बाद दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 12 राज्यों को शामिल किया गया। हाँ, क्योंकि अगर आपकी मतदाता सूची ही दोषपूर्ण है तो चुनाव के नतीजे जनता की वास्तविक इच्छा को कभी नहीं दर्शाएंगे। मतदाता सूची की इस शुद्धता से सफर तय करते हुए हम भारत की सबसे पवित्र नदी की शुद्धता तक पहुंचते हैं। प्रश्न 44 पर्यावरण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। नमामि गंगे मिशन के बारे में। हाँ, भारत सरकार का नमामि गंगे मिशन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लक्षित करता है? इसका उत्तर है SDG 6, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा है। इस मिशन को सिर्फ पानी की सफाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसे कैसे देखना चाहिए? जब हम गंगा नदी को साफ करते हैं तो हम सिर्फ पीने का पानी सुरक्षित नहीं कर रहे होते। नदी एक पूरा इकोसिस्टम होती है। हाँ, जाहिर है। जब गंगा का पानी साफ होता है तो उसमें डॉल्फिन और मछलियों का जीवन सुधरता है, जो सीधे तौर पर SDG 14 यानी लाइफ बिलो वाटर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और आसपास की जमीन का क्या? और जब नदी के किनारे की मिट्टी उपजाऊ और प्रदूषण मुक्त होती है तो ये SDG 15 यानी लाइफ ऑन लैंड को भी मदद करता है। देखा जाए तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब कुछ जुड़ा हुआ है और सब कुछ बदल भी रहा है। अब इस पूरे गहन विश्लेषण का समापन हम प्रश्न 45 के उसी मजेदार तथ्य से करते हैं जिसे हमने शुरुआत की थी। वो जेनजी वाले पोस्ट ऑफिस से। हाँ, इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली परिसर में देश का पहला जेनजी थीम आधारित डाकघर खोला है। जब मैं इंडिया पोस्ट के बारे में सोचता हूं तो मुझे लाल रंग के पुराने लेटर बॉक्स, खाकी वर्दी, पार्सल और स्टैंप याद आते हैं, लेकिन ये जेनजी पोस्ट ऑफिस। ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये दर्शाता है कि कोई भी संस्था चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उसे प्रासंगिक बने रहना है तो उसे समय के साथ बदलना ही होगा। क्योंकि आज के युवा तो चिट्ठियां लिखते ही नहीं। बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक तरीके से चिट्ठियां नहीं भेजती, वे डिजिटल नेटिव है। इसलिए ये नया पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से हाईटेक है। वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? वहाँ सेल्फ सर्विस डिजिटल कियोस्क है जहाँ आप बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के अपना पार्सल बुक कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं और ऑटोमेटेड सॉर्टिंग व्यवस्था भी देख सकते हैं। ये तो कमाल का बदलाव है। मतलब पुरानी इमारत ने नए जमाने के कपड़े पहन लिए हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब निर्माण की बात आती है तो सबसे पहले भौतिक ढांचे ध्यान में आते हैं। प्रश्न 46 इसी बारे में है। मार्च 2026 में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार चिली के वास्तुकार अस्मिलजान रेडिक क्लॉक को दिया गया। जी हाँ, अस्मिलजान रेडिक क्लॉक। मतलब एक तरह से ये आर्किटेक्चर का ऑस्कर है ना। हाँ। अब दुनिया भर में इतनी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, फिर चिली के इस वास्तुकार में ऐसा क्या खास था जो उन्हें ये सर्वोच्च सम्मान मिला? इसका जवाब उस विजन में छिपा है जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए, क्लार्क का काम सिर्फ कांच और कंक्रीट के बड़े-बड़े बॉक्स बनाने तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, उनकी वास्तुकला इस बात पर जोर देती है कि कोई इमारत अपने आसपास के पर्यावरण के साथ संतुलन कैसे बनाती है। वो स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। मतलब प्रकृति पर हावी होने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाना। क्या बात है। ये तो हुई ईंट पत्थर के ढांचे की बात, लेकिन प्रश्न 47 हमें एक अलग तरह के ढांचे की तरफ ले जाता है, हमारा मानव संसाधन, और इसे तैयार करने की नींव शिक्षा है। बिल्कुल, चिकित्सा शिक्षा। हाँ, भारत में MBBS या BDS जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो नीट परीक्षा होती है उसे आयोजित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, ये सवाल पूछा गया। और इसका सटीक जवाब है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है, इतने बड़े देश में जहाँ लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वहाँ भविष्य का फैसला सिर्फ एक शीर्ष संस्था के हाथों में सौंप देना, क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। एक ही संस्था के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है तो सीधा असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। एकदम सही। लेकिन इसके पीछे का तर्क मानकीकरण का है। जब अलग-अलग राज्य अपनी परीक्षाएं लेते थे तो सिलेबस और मूल्यांकन में बहुत अंतर आ जाता था। हाँ, कोई परीक्षा बहुत कठिन, कोई बहुत आसान। बिल्कुल, NTA का काम उसी अंतर को खत्म करना है। हालांकि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा कराना, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी तक, ये किसी बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान से कम नहीं है। सही कहा, ये एक मिशन ही है। खैर, शिक्षा से निकलकर अब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की ओर मुड़ते हैं और यहाँ कूटनीति के दो बिल्कुल अलग रंग देखने को मिलते हैं। पर्यावरण सहयोग और सीमा विवाद। हाँ, प्रश्न 48 कहता है कि 25 फरवरी 2026 को भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ वन्यजीव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? और इसका जवाब है नेपाल। नेपाल। लेकिन कागजों पर तो ये MOU बहुत अच्छा लगता है, जमीनी हकीकत यह है कि भारत और नेपाल की सीमा पूरी तरह खुली हुई है, तो क्या एक हस्ताक्षर से वहाँ चल रही अवैध गतिविधियों को सच में रोका जा सकता है? देखिए, कोई भी MOU रातों रात जादू की छड़ी नहीं घुमाता। वो तो है। आधिकारिक रूप से सहमत नहीं होती तब तक वन रक्षकों के बीच कोई तालमेल नहीं हो सकता। इस समझौते के बाद दोनों देश खुफिया जानकारी साझा कर सकते हैं, संयुक्त गश्त कर सकते हैं। मतलब जानवर तो कोई राजनीतिक सीमा नहीं देखते ना। एकदम सही कहा। इसलिए उनकी सुरक्षा की नीतियां भी सीमा पार होनी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ नेपाल के साथ ये सकारात्मक कदम उठाया गया, वहीं प्रश्न 49 में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये घटना बताती है कि शांति समझौते कितने नाजुक हो सकते हैं। आप थाईलैंड और कंबोडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, अक्टूबर 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया सीमा पर अचानक गोलाबारी शुरू हो गई और इसकी वजह से एक ऐतिहासिक शांति समझौता पूरी तरह टूट गया, कुआलालंपुर शांति समझौता, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ था। बिल्कुल, इतनी बड़ी मध्यस्थता के बावजूद एक शांति समझौता सिर्फ कुछ तोपों की आवाज से कैसे बिखर गया? यही कूटनीति की कड़वी सच्चाई है। अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव में देश एक टेबल पर बैठकर हस्ताक्षर तो कर देते हैं, लेकिन जमीनी विवाद वही का वहीं रहता है। बिल्कुल। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ऐतिहासिक मंदिरों और जमीन को लेकर दशकों पुराना विश्वास है। वहां आज भी पुरानी बारूदी सुरंगें हैं। जब तक जमीन पर वो सुरंगें और दिलों में वो विश्वास रहेगा, कोई भी भारी समझौता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यानी कूटनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलिए, इन तनावपूर्ण सीमाओं से निकलकर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं। खेल अक्सर देशों को करीब लाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 50 है कि वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेल, जिन्हें आईची नगोया 2026 कहा जा रहा है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसका जवाब है जापान। जापान अक्सर ऐसे बड़े आयोजनों की मेजबानी करता है। क्या ये सिर्फ उनकी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो जापान की रणनीतिक सोच है। आमतौर पर ओलंपिक या एशियाई खेल इतने खर्चीले होते हैं कि मेजबान देश बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। हाँ, एथेंस या रियो के समय हमने ऐसा देखा था। बिल्कुल, लेकिन जापान की आधारभूत संरचना पहले से इतनी उन्नत है कि उन्हें नए स्टेडियम नहीं बनाने पड़ते। वे पुरानी सुविधाओं को नया रूप दे देते हैं। मतलब पैसे की बर्बादी नहीं होती। एकदम। और वो इस आयोजन का इस्तेमाल अपनी बेहतरीन रोबोटिक्स और ट्रांसपोर्टेशन तकनीक को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। बहुत ही स्मार्ट। अब जब तकनीक और प्रबंधन की बात हो रही है तो प्रश्न 51 हमारे अपने देश के डिजिटल प्रबंधन के बारे में है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल UMMED पोर्टल पर 2 नए मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। जी, सर्वे मॉड्यूल और वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल। अब सुनने वालों के मन
में आ सकता है कि एक डिजिटल पोर्टल बना देने से दशकों पुराने वक्फ संपत्तियों के विवाद या भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएंगे? ये काम कैसे करता है? देखिए, वक्फ संपत्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं और लंबे समय से इनका रिकॉर्ड पुरानी कागजी फाइलों में रहता था। और फाइलों में हेरफेर करना बहुत आसान है। बिल्कुल। अब ये जो सर्वे मॉड्यूल है, ये सैटेलाइट और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करेगा। अच्छा, मतलब लोकेशन एकदम फिक्स हो जाएगी। हाँ, और दूसरा जो पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल है, वो लीज की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। कोई मैनुअल तारीख नहीं बदल सकता। एकदम सही। पोर्टल खुद अलर्ट भेजेगा, मानवीय दखल कम होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। बहुत ही शानदार कदम। फाइलों का वजन कम और जवाबदेही ज्यादा। अब इसी डिजिटल और तकनीकी प्रबंधन से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, प्रश्न 52। बात रक्षा की है। डीआरडीओ की प्रदर्शनी। हाँ, अप्रैल 2026 में डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक विशेष रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई। अब दिल्ली या बैंगलोर तो समझ आता है, लेकिन ये प्रदर्शनी बिहार के पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में आयोजित हुई। और इसकी थीम भी बहुत खास थी, शांति, सत्य और विज्ञान का संगम। यही तो, रक्षा उपकरण और शांति एवं सत्य। थोड़ा अजीब नहीं लगता? और वो भी मोतिहारी में। पहली नजर में विरोधाभास लग सकता है, लेकिन मोतिहारी महात्मा गांधी के सत्याग्रह की धरती है। थीम ये संदेश देती है कि भारत की रक्षा तकनीक आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि संप्रभुता की रक्षा के लिए है। मतलब मजबूत रक्षा से ही शांति आ सकती है। बिल्कुल। और इसे मोतिहारी में करने का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को बड़े शहरों से निकालकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं तक पहुंचाना है। विज्ञान पर सिर्फ महानगरों का अधिकार नहीं है, बहुत ही समावेशी सोच है ये। हाँ। अब मोतिहारी से सीधे समुद्री लहरों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 53, बीच गेम्स। हाँ, अप्रैल 2026 में छठे एशियाई बीच गेम्स कहाँ आयोजित हुए? चीन के सानिया शहर में, सानिया हाइनान प्रांत में। इस तरह के तट वाले खेलों का क्या महत्व होता है? ये मुख्य रूप से पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए होते हैं। सानिया चीन का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। इसके जरिए चीन दुनिया को अपना एक खुला और पर्यटकों के अनुकूल चेहरा दिखाना चाहता है। खेल के जरिए सॉफ्ट पावर कूटनीति। अब जहां एक तरफ तट पर खेल हो रहे हैं, प्रश्न 54 हमें नदियों के पानी पर चल रहे एक बहुत गंभीर तनाव की ओर ले जाता है। सिंधु जल संधि का मुद्दा। जी, भारत सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान के साथ होने वाली सिंधु जल संधि की बैठकों को स्थगित कर दिया है। ये तो बहुत पुरानी संधि है। बैठकें रुकने से जमीनी स्तर पर क्या असर होता है? देखिए, बैठकों को स्थगित करने का मतलब ये नहीं है कि भारत ने नदियों का पानी रोक दिया है या संधि तोड़ दी है। तो फिर इसका कूटनीतिक असर क्या है? इस संधि में एक स्थायी सिंधु आयोग है, उसकी नियमित बैठकें होती हैं जहां तकनीकी विवाद सुलझाए जाते हैं। जब भारत ने ये बैठकें रोक दी तो एक तरह से विवाद समाधान का जो तंत्र है वो खटाई में पड़ गया। ओह, इसका मतलब पाकिस्तान अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं करा पाएगा। बिल्कुल। यह बिना गोली चलाए सिर्फ पानी के प्रशासन का इस्तेमाल करके दबाव बनाने का एक तरीका है। संदेश साफ है, आतंकवाद और सामान्य वार्ताएं एक साथ नहीं चल सकती। काफी कड़ा और सूक्ष्म दबाव है। चलिए, सीमा पार के तनाव से अब देश के भीतर के एक अलग तनाव की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न 55, निमंस 2 की स्थापना। हाँ, केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2026 में निमंस 2 को मंजूरी दी है, जो उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होगा और ये बन रहा है रांची, झारखंड में। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली या लखनऊ जैसे बड़े मेडिकल हब को छोड़कर रांची को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। रांची हमेशा से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा का एक स्वाभाविक क्लस्टर रहा है। वहां पहले से ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री जैसे पुराने संस्थान है। अच्छा, तो बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। हाँ, और मूल निमंस बेंगलुरु में है। उत्तर या पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वहां जाना मुश्किल होता है। रांची में निमंस 2 बनने से बेहतरीन इलाज का विकेंद्रीकरण होगा। मतलब सरकार अब मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही गंभीरता से ले रही है। बहुत अच्छी बात है। अब इंसानों के स्वास्थ्य के बाद प्रश्न 56 में धरती के स्वास्थ्य की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण तकनीक, CCUS। जी, CCUS। सवाल था कि इस CCUS में जो S है उसका पूर्ण रूप क्या है? उसका पूर्ण रूप है स्टोरेज यानी भंडारण। मैं यही समझना चाह रही थी। कार्बन को हवा में जाने से तो रोक लिया, लेकिन उसे स्टोर कैसे करते हैं? क्या कोई बड़े-बड़े टैंक होते हैं? हाँ, नहीं, ये किसी गैस सिलेंडर जैसा नहीं है। इसका पूरा नाम है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कारखानों से जो कार्बन निकलता है उसे कैप्चर करके इतना कंप्रेस करते हैं कि वो तरल यानी लिक्विड जैसा हो जाए। और फिर उस लिक्विड का क्या करते हैं? उसे जमीन के हजारों फीट नीचे उन जगहों पर पंप कर देते हैं जहां से कभी तेल निकाला गया था, या फिर खारे पानी के गहरे एक्विफर्स में। बाप रे, हजारों फीट नीचे? हाँ, वहां चट्टानों के बीच वो फंसा रहता है और वापस वायुमंडल में नहीं आता। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। खैर, पर्यावरण को सुरक्षित कर लिया। अब प्रश्न 57 में जनता के पैसे को सुरक्षित करने की बात है। देश के सबसे मूल्यवान बैंक की रिपोर्ट। जी, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान और बड़ा बैंक HDFC बैंक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? मतलब अगर हम आम लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रांच और सबसे ज्यादा ग्राहक तो SBI के पास है। तो इसका असल मतलब क्या है? HDFC सबसे मूल्यवान कैसे हुआ? इसके लिए कुल संपत्ति और बाजार पूंजीकरण का फर्क समझना होगा। मार्केट कैप। हाँ, कुल संपत्ति और ग्राहकों में SBI सच में सबसे बड़ा है, लेकिन सवाल में न्यूनतम बाजार पूंजीकरण की बात है। मार्केट कैप शेयर बाजार पर निर्भर करता है। अच्छा, शेयरों की कीमत पर। बिल्कुल। HDFC बैंक का प्रॉफिट मार्जिन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस निवेशकों को इतना भरोसा देता है कि उनके शेयरों की कीमत बहुत अधिक रहती है। इसी शेयर बाजार के मूल्यांकन के कारण वो सबसे मूल्यवान है। तो सारा खेल शेयर बाजार के भरोसे का है। अब हम अपने आखिरी 3 सवालों पर आ गए हैं जो भविष्य का विजन तय करते हैं। प्रश्न 58 कूटनीति से जुड़ा है। इजराइल हमास युद्ध विराम के बाद गाजा पुनर्निर्माण। जी हाँ, इसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का आजीवन अध्यक्ष मतलब चेयरमैन फॉर लाइफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप को बनाया गया है। आजीवन अध्यक्ष, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में काफी दुर्लभ है। बहुत ज्यादा दुर्लभ। ऐसा क्यों? देखिए, पारंपरिक रूप से ऐसे काम संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के अधीन होते थे, जहां कई देश मिलकर फैसला लेते हैं। सही कहा। लेकिन अब इस बोर्ड का नेतृत्व सीधे एक व्यक्ति के हाथ में है। ये दिखाता है कि दुनिया पर्सनालिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी की ओर जा रही है। मतलब संस्थाओं से ज्यादा व्यक्ति विशेष हावी हो रहा है। हाँ, और गाजा के लिए जो भारी फंड आएगा वो इसी बोर्ड के जरिए मैनेज होगा, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सीधा नियंत्रण स्थापित करता है। कूटनीति का एकदम नया अध्याय। अब विदेश से लौटकर अपने देश की बात करें। प्रश्न 59, जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। जी, केंद्रीय बजट 2026-27 में इस युवा आबादी को कौशल और रोजगार में बदलने के लिए एक मुख्य थीम पारित की गई है, युवा शक्ति ड्रिवन ग्रोथ। यूथ ड्रिवन इकोनॉमी। हम तो बरसों से सुन रहे हैं कि हमारी आबादी सबसे युवा है, तो इस बार 2026 के बजट में इस थीम की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। जनसांख्यिकी लाभांश हमेशा नहीं रहता। कुछ दशकों बाद आबादी बूढ़ी होने लगती है। चीन या जापान की तरह। बिल्कुल। और दुनिया अब AI और ऑटोमेशन की तरफ भाग रही है। अगर भारत के युवाओं को सिर्फ पुरानी डिग्रियां दी गई और नया स्किल्स नहीं मिला तो ये युवा आबादी एक आर्थिक चुनौती बन जाएगी। मतलब लाभांश की जगह बोझ बन सकती है। एकदम सही। इसीलिए युवा शक्ति ड्रिवन ग्रोथ थीम का मतलब है सरकार अब सीधे तौर पर युवाओं को आधुनिक उद्योगों के लिए तैयार करने पर पूरा ध्यान दे रही है। बहुत जरूरी कदम है और इस ग्रोथ के लिए सुरक्षित माहौल भी तो चाहिए। यही हमें आज के अंतिम प्रश्न 60 पर ले आता है, क्षेत्रीय सुरक्षा। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। जी, 28 अप्रैल 2026 को SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 23वीं बैठक आयोजित हुई। ये बिश्केक, किर्गिस्तान में हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सेन ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। लेकिन मेरा सवाल ये है, SCO में चीन और पाकिस्तान भी हैं, जिनसे हमारे तनाव जगजाहिर है। फिर इस संगठन में इतनी सक्रिय भागीदारी क्यों? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पुरानी कहावत है, अगर आप डाइनिंग टेबल पर नहीं हैं तो शायद आप मेन्यू में हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। SCO यूरेशिया का एक अहम मंच है। इस क्षेत्र में आतंकवाद और सीमा विवाद बहुत आम है।
भारत इसलिए शामिल होता है ताकि वो क्षेत्रीय सुरक्षा के एजेंडे को प्रभावित कर सके। मतलब अपने विरोधियों के सामने मजबूती से अपनी बात रखना। बिल्कुल, तनाव के बावजूद संवाद चालू रखना और क्षेत्रीय संतुलन में अपनी जगह बनाए रखना, यही असली कूटनीति है। क्या बात है। तो ये था 2026 के परिदृश्य का एक बेहद ही दिलचस्प विश्लेषण। 61 की तरफ देखते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स का पैटर्न देखें तो मई 2026 में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, आरबीआई वाला जो समझौता है। जी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्विट्जरलैंड के बेसल में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसे हम ईसीबी कहते हैं, उसके साथ एक बहुत ही अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकिंग सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और नीतिगत संवाद के लिए है। तो मेरा सवाल यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये समझौता बाहर से दिखने में एक बहुत ही सामान्य कूटनीतिक खबर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत गहरी है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर मतलब झटकों को सहने वाले। बिल्कुल, वे ब्याज दरें तय करते हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करते हैं। तो जब हम आरबीआई और ईसीबी जैसे दो विशाल संस्थानों को बेसल में एक साथ बैठते हुए देखते हैं, जो कि वैश्विक वित्तीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में जोखिम बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। हाँ, वे एक दूसरे के डेटा और रणनीतियों को समझना चाहते हैं, ताकि अगर मान लीजिए यूरोप में कोई आर्थिक झटका लगे तो भारत उसे पहले से भांप कर खुद को बचा सके। और इसका उल्टा भी सच है। यानी ये सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि एक तरह का ग्लोबल फायरवॉल बनाने की कोशिश है। एकदम सही। लेकिन जब हम जोखिमों की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जोखिम तो हमारे अपने पर्यावरण से आ रहा है। प्रश्न 62 इसी बारे में है। जी, अर्थशास्त्र से सीधा भूगोल की तरफ। हाँ, हाल ही में एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसने एक बहुत ही गंभीर खतरे से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। और वो खतरा क्या है? वो खतरा है ग्लेशियर झीलों के बाढ़ जोखिम का। और दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला पहाड़ी राज्य बन गया है जो इस परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू कर रहा है। और ये कदम कितना जरूरी है, इसे समझने के लिए हमें उस खतरे की असली तस्वीर देखनी होगी। ऊंचे पहाड़ों पर जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की बात नहीं है, वो आज हो रहा है, इसी वक्त। हाँ, हम आए दिन खबरें सुनते हैं। बिल्कुल, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब ये पिघलते हैं तो पहाड़ों की घाटियों में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। इससे बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं। अच्छा, और इन झीलों को रोकता कौन है? यही तो समस्या है। इन झीलों को सिर्फ बर्फ और ढीले पत्थरों का एक कच्चा प्राकृतिक बांध रोके रखता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्लॉफ या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। बाप रे, मतलब एक तरह से पहाड़ों के ऊपर पानी का एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। अगर वो कच्चा बांध टूटता है ना, तो पानी की एक विशाल दीवार बिना किसी चेतावनी के नीचे घाटियों की तरफ दौड़ पड़ती है। बाप रे। रास्ते में आने वाला हर गांव, हर पुल, हर सड़क कुछ ही मिनटों में बह जाती है। तो हिमाचल प्रदेश का इस 150 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि अब हमें सिर्फ नीतियां नहीं बनानी है। तो क्या करना है? हमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और उन झीलों के पानी को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत है। ये सच में एक बहुत ही डरावनी लेकिन जमीनी हकीकत है। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। जी। खैर, अब विज्ञान के उन भारी भरकम नियम। प्रश्न 63 ये एक अच्छा ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि इतिहास और समाज में जो उथल पुथल होती है उसे सबसे अच्छे तरीके से साहित्य ही दर्ज करता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की शॉर्टलिस्ट सामने आई है और उसमें एक ऐतिहासिक उपन्यास ने बहुत चर्चा बटोरी है। इस उपन्यास का नाम है द डायरेक्टर और इसे लिखा है डैनियल केहलमैन ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पैमाना माना जाता है। द डायरेक्टर का इस लिस्ट में आना ये साबित करता है कि आज के इस तकनीक से भरे दौर में भी ऐतिहासिक आख्यानों में लोगों की गहरी दिलचस्पी है। बिल्कुल, डैनियल केहलमैन इतिहास के उन पन्नों को एक नई रोशनी में सामने लाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसानियत ने अपना सफर कैसे तय किया। हाँ, ये अर्थव्यवस्था और जलवायु के उन कठोर आंकड़ों के बीच एक बहुत ही मानवीय एहसास है। सही कहा। अगर ये एनालिसिस आपकी तैयारी में मदद कर रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी है। जुड़े रहिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए।